भारत के इतिहास में जब भी सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों की बात होती है तो सम्राट अशोक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक और दयालु शासक भी थे, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण राजकुमार से लेकर चक्रवर्ती सम्राट बनने तक की उनकी यात्रा कैसी थी? अशोक का जीवन संघर्ष, युद्ध, विजय, परिवर्तन और करुणा से भरा हुआ है। उनके जन्म से लेकर युवावस्था तक, सत्ता संघर्ष से लेकर कलिंग युद्ध की भयावहता तक और फिर बौद्ध धर्म की ओर उनके झुकाव तक, हर घटना उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बनने के करीब ले गई। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक योद्धा सम्राट इतिहास का सबसे करुणामयी और शक्तिशाली शासक बना, जिसने भारत को एकता, शांति और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। आइए जानते हैं सम्राट अशोक के इस रोमांचक सफर को विस्तार से। सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 में मौर्य वंश के प्रसिद्ध सम्राट बिंदुसार के घर हुआ था। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा बताया जाता है, जो एक ब्राह्मण परिवार से थीं। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार में हुआ, जो उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अशोक नाम का अर्थ है शोक रहित, यानी जिसे कभी दुख न हो। यह नाम उनके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, क्योंकि वे अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में निडर और पराक्रमी योद्धा के रूप में उभरे। बाद में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपने नाम को सही मायने में सार्थक कर दिया, जब वे धर्म अशोक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और युद्ध कला में निपुण थे। कहा जाता है कि वे अन्य राजकुमारों की तुलना में अधिक साहसी और कुशल थे, जिसके कारण उनके पिता बिंदुसार के दरबार में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। हालांकि इसी गुण के कारण उनके कई भाई उनसे ईर्ष्या भी करने लगे थे। अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उनके दादा चाणक्य की नीति के सहारे अखंड भारत की नींव रख चुके थे और उनके पिता बिंदुसार ने इस साम्राज्य का और विस्तार किया। इस राजवंश में जन्म लेने के कारण अशोक को शुरू से ही राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन की गहरी समझ दी गई थी। अशोक के जन्म और बचपन से जुड़े कई कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, उनका जन्म केवल एक सामान्य राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हुआ था जो आगे चलकर भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सम्राट अशोक का बचपन एक राजकुमार के रूप में बीता, जहां उन्हें मौर्य साम्राज्य की परंपराओं, राजनीति और युद्ध कला में निपुण बनाया गया। उनकी शिक्षा न केवल शास्त्रों में बल्कि शस्त्रों में भी हुई, जिससे वे एक सक्षम योद्धा और कुशल प्रशासक बन सके। अशोक की शिक्षा मौर्य साम्राज्य की श्रेष्ठ गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत हुई। उन्हें तत्कालीन विद्वानों और आचार्यों से शिक्षा प्राप्त हुई, जिनमें तक्षशिला और पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध शिक्षक शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि वे संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा में पारंगत थे। इसके अलावा वे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन भी कर चुके थे। अशोक को एक संपूर्ण शासक के रूप में तैयार करने के लिए विभिन्न विषयों में निपुण किया गया, जिनमें शामिल थे राजनीति और कूटनीति, शासन की नीतियाँ, कर व्यवस्था, प्रशासनिक कार्य, युद्ध और सैन्य शिक्षा, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, युद्ध रणनीति, कानून और न्याय, राज्य के नियम, अपराध और दंड नीति, धर्म और दर्शन, बौद्ध, वैदिक और अन्य भारतीय दर्शनों का अध्ययन, कला और संस्कृति, स्थापत्य, चित्रकला और शिल्पकला। अशोक एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बचपन में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। वे विभिन्न प्रकार की युद्ध रणनीतियों को सीखने के लिए अनुभवी सेनापतियों के साथ सैन्य अभ्यास करते थे। उनकी युद्ध कला इतनी प्रभावशाली थी कि युवावस्था में ही उन्हें कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी सौंपी गई। युवावस्था में ही अशोक को तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि तक्षशिला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था, लेकिन अशोक ने वहां कुशल शासन स्थापित किया
और विद्रोहों को कुचलने में सफलता प्राप्त की। सम्राट अशोक और चाणक्य के बीच सीधा ऐतिहासिक संबंध के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन कई किंवदंतियों और मान्यताओं के अनुसार अशोक के जीवन पर चाणक्य का गहरा प्रभाव पड़ा। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। उन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के माध्यम से शासन और कूटनीति के सिद्धांतों की नींव भी रखी। ऐसा माना जाता है कि जब अशोक एक युवा राजकुमार थे, तब उनकी भेंट वृद्ध चाणक्य से हुई थी। चाणक्य, जो मौर्य साम्राज्य के प्रधान सलाहकार थे, बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम वर्षों तक जीवित थे। उस समय अशोक के कई भाई भी सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किए जा रहे थे। जब अशोक अपनी शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण ले रहे थे, तब चाणक्य ने उनकी तीव्र बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच को पहचाना। चाणक्य को जल्द ही यह समझ में आ गया कि अशोक में एक महान सम्राट बनने की अपार संभावनाएं हैं। चाणक्य ने अशोक को विभिन्न विषयों में शिक्षित किया, जिनमें शामिल थे एक राजा को किस प्रकार प्रजा के हित में निर्णय लेने चाहिए, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थशास्त्र की बारीकियां, राज्य में न्याय और अनुशासन कैसे बनाए रखें, कर व्यवस्था और धन प्रबंधन की नीति, खुफिया तंत्र का महत्व और इसके सही उपयोग की तकनीक, सीमाओं की सुरक्षा और साम्राज्य विस्तार की रणनीतियां, शत्रुओं को बिना युद्ध के हराने के लिए कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध, सैन्य संगठन और सेना की रणनीतिक तैनाती, मित्र और शत्रु की पहचान करने की कला, अलग अलग राज्यों और राजाओं से संबंध स्थापित करने की नीति, साम दाम दंड भेद नीति का उपयोग कर शत्रुओं को नियंत्रण में रखना, किसी भी स्थिति में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति, एक राजा को धर्म, न्याय और नीति का पालन करना चाहिए, प्रजा के प्रति दयालुता और संवेदनशीलता का महत्व। राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वह प्रजा की सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करे। दीर्घकालिक शांति और स्थायित्व के लिए न्यायपूर्ण शासन आवश्यक है। हालांकि अशोक ने अपने प्रारंभिक वर्षों में कई युद्ध लड़े और अपने शासन को सशक्त बनाने के लिए कठोर नीतियां अपनाईं, लेकिन चाणक्य की शिक्षा ने उन्हें एक बुद्धिमान और कुशल शासक बनने में सहायता की। चाणक्य के विचारों का प्रभाव अशोक के प्रशासन, कूटनीति और युद्ध नीति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बाद में कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब उनकी नीतियों में करुणा, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता की भावना विकसित हुई। यह भी चाणक्य की उस शिक्षा का परिणाम था जो सिखाती थी कि एक राजा को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि प्रजा के हित में निर्णय लेकर अपनी महानता साबित करनी चाहिए। सम्राट अशोक का सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों, षड्यंत्रों और युद्धों का सामना करना पड़ा। उनके सम्राट बनने की कहानी सत्ता संघर्ष, सैन्य कौशल और कूटनीति से भरी हुई है। आइए जानते हैं कि कैसे अशोक एक शक्तिशाली मौर्य सम्राट बने। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, शक्तिशाली और रणनीतिक सोच वाले थे। अपने भाइयों के बीच वे सबसे योग्य माने जाते थे, लेकिन उनकी माता का उच्च कुल से न होने के कारण उन्हें राजा बनने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ा। जब वे युवा हुए तो उनके पिता सम्राट बिंदुसार ने उन्हें प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां सौंपी। बिंदुसार ने अशोक को उत्तर पश्चिमी भारत तक्षशिला का शासन सौंपा, जो उस समय विद्रोह और अशांति से जूझ रहा था। अशोक ने अपने सैन्य और प्रशासनिक कौशल से वहां शांति स्थापित की और प्रजा का विश्वास जीत लिया। इसके बाद उन्हें मध्य भारत के उज्जैन का सूबेदार बनाया गया। उज्जैन एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को और निखारा। उज्जैन में रहते हुए उन्होंने विदिशा की देवी महादेवी से विवाह किया, जिनसे उनके 2 संतानें महेंद्र और संघमित्रा हुईं। सम्राट बिंदुसार के अंतिम दिनों में उत्तराधिकार को लेकर भारी संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि बिंदुसार के लगभग 99 पुत्र थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही सत्ता के लिए योग्य थे। सबसे बड़े राजकुमार सुसीमा को राजा बनने का मुख्य दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अशोक की लोकप्रियता और सैन्य शक्ति के कारण कई लोग उन्हें योग्य मानते थे। जब सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ ईसा पूर्व 273, तब अशोक को
सत्ता से दूर रखने की कोशिश की गई। उनके बड़े भाई सुसीमा ने उन्हें पाटलिपुत्र से बाहर रखा, लेकिन अशोक ने अपनी सेना तैयार की और अपनी रणनीति से सिंहासन के लिए निर्णायक युद्ध छेड़ा। अशोक ने अपने भाइयों के साथ युद्ध किया, जिसमें सुसीमा समेत कई राजकुमारों को मार दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने लगभग 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, जबकि कुछ अन्य स्रोतों में यह संख्या कम बताई जाती है। लगभग 4 साल तक चले इस सत्ता संघर्ष के बाद अशोक ईसा पूर्व 268 में पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठने में सफल हुए। उनका राज्याभिषेक ईसा पूर्व 268 में बड़े धूमधाम से हुआ। उन्होंने अपने शासन की शुरुआत युद्ध और शक्ति प्रदर्शन से की, जिससे पूरे साम्राज्य में उनकी पकड़ मजबूत हो गई। शुरू में वे एक कठोर शासक माने जाते थे, जो अपने शत्रुओं को कुचलने में विश्वास रखते थे। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने दक्षिण और पश्चिम भारत में अपने प्रभुत्व को मजबूत किया। उनका सबसे बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध ईसा पूर्व 261 था, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और अहिंसा तथा धर्म का प्रचार करने लगे। सम्राट अशोक का सफर केवल एक सामान्य राजा बनने तक सीमित नहीं रहा। वे चक्रवर्ती सम्राट बने, यानी ऐसे सम्राट जिन्होंने न केवल भौगोलिक रूप से विशाल साम्राज्य पर शासन किया, बल्कि पूरी मानवता पर अपनी विचारधारा की गहरी छाप छोड़ी। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि शक्ति, युद्ध, अहिंसा और धर्म के समागम से उनका रूपांतरण हुआ। आइए जानते हैं कि कैसे अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट बने। भारतीय परंपरा में चक्रवर्ती सम्राट उस शासक को कहा जाता है जो संपूर्ण भूमि पर शासन करता है, केवल सैन्य बल से नहीं, बल्कि अपनी धर्म, नीति और सद्गुणों से पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोता है। वह शासक जो अपनी नीति से धर्म चक्र को आगे बढ़ाता है और अपनी प्रजा को न्याय, शांति और समृद्धि प्रदान करता है, वही सच्चा चक्रवर्ती होता है। सम्राट बनने के बाद अशोक ने सबसे पहले अपने साम्राज्य की सीमाओं को और मजबूत किया। उन्होंने दक्षिण और पश्चिम भारत की ओर अपने सैन्य अभियानों को बढ़ाया। उन्होंने विद्रोहियों और अशांत प्रदेशों को नियंत्रित किया, साम्राज्य के दुश्मनों को परास्त किया और मौर्य साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक विजय थी कलिंग युद्ध ईसा पूर्व 261। कलिंग, वर्तमान ओडिशा, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन यह एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने इसे जीतने के लिए एक विशाल सैन्य अभियान चलाया। यह युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1,50,000 से अधिक लोग बंदी बनाए गए और हजारों लोग बेघर हो गए। जब अशोक ने युद्ध के बाद चारों ओर विनाश देखा, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध केवल विनाश लाता है, न कि सच्ची विजय। यहीं से अशोक के जीवन और शासन में एक नया मोड़ आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने भिक्षु उपगुप्त और अन्य बौद्ध विद्वानों से धर्म के सिद्धांत सीखे। उन्होंने खुद को धम्म, धर्म का राजा, घोषित किया और अपनी नीतियों को अहिंसा, करुणा और सद्भाव पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने युद्ध छोड़कर शांति और नैतिक मूल्यों को अपनाया। अशोक ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ विजय सैन्य विजय नहीं, बल्कि धर्म की विजय होती है। उन्होंने पूरे भारत और दक्षिण एशिया में धम्म महामात्य धर्म अधिकारी नियुक्त किए, जो लोगों को धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने अहिंसा, दया, सहिष्णुता और प्रजा के कल्याण को अपने शासन का आधार बनाया। अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़कर प्रेम और सद्भाव की नीति अपनाई। अशोक ने अपनी नीतियों और विचारों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया, जो आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मिलते हैं। उन्होंने शांति, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता का प्रचार किया। उन्होंने विदेशों में अपने दूत भेजे, जैसे कि महेंद्र और संघमित्रा, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। उनके धर्म संदेश ईरान, यूनान, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचे। अशोक केवल भारत के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महान शासक बने। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल सैन्य विजय के लिए नहीं,
बल्कि मानवता के कल्याण के लिए किया। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जहां हर धर्म और संप्रदाय को समान सम्मान मिला। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति केवल तलवार र में फैलाया। इस तरह अशोक केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक बन गए।